नमस्कार दोस्तों, मास्टर स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है उम्र तो एक नंबर है। अजी सुनते हो, मेरे मन में एक ख्याल आया है। कल पिताजी को गुजरे 2 महीने हो जाएंगे, क्यों न हम सब गांव चले। नेहा ने कहा तो जूते पहनता हुआ आनंद अचानक चौंक गया। उसकी हैरानी तब ज्यादा बढ़ गई जब नेहा ने कहा, मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है माँ जी की। पता नहीं बेचारी अकेले वहाँ कैसे रहती होंगी। आखिरी उम्र में अकेले जीना आसान थोड़ी न है। अपनी पत्नी की बात सुनकर आनंद उसे देखता ही रह गया और बोला, यह अचानक उल्टी गंगा कैसे बहने लगी? मेरा मतलब है कि आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? मेरी माँ की इतनी फिक्र होने लगी है। वैसे तो वह फूटी आंख नहीं सुहाती थी। अजी पहले और आज में बहुत फर्क है। पहले तो माँ बाबूजी एक साथ रहते थे, एक दूसरे का ख्याल रखते थे, लेकिन अब तो बाबूजी भी नहीं हैं उनका ख्याल रखने के लिए। अब इस उम्र में वहाँ उन्हें कौन संभालेगा? आपको तो पता ही है कि हमारे रिश्तेदार और गांव के लोग क्या क्या बातें बनाते हैं हमारे बारे में कि मैं अपनी बेचारी बुजुर्ग सास का इस अवस्था में ख्याल भी नहीं रख सकती। ना बाबा ना, ऐसी बातें तो मैं नहीं सुन सकती। आप जल्दी से जाकर माँ जी को ले आइए। यह कहकर नेहा तो वहाँ से चली गई, लेकिन आनंद अभी तक हक्का बक्का खड़ा था। वह सोचने लगा कि अभी अभी जो औरत यहाँ पर खड़ी थी वह मेरी पत्नी नेहा ही थी या उसकी शक्ल की कोई दूसरी औरत, क्योंकि मेरी पत्नी तो ऐसी बातें कभी सपने में भी अपने मुंह से नहीं निकाल सकती थी। मेरी माँ के लिए इतनी चिंता, परंतु फिर यही सोचकर मन ही मन मुस्कुरा उठा कि समय के साथ उसकी पत्नी में कितना परिवर्तन आ गया है। जो आज उसने कही उसमें कुछ गलत तो नहीं कहा। ऐसा सोचकर उसने अपनी माँ को फोन लगाया। हेलो माँ, आप कैसी हैं? तबीयत तो ठीक है ना? माँ, वो हम लोग सोच रहे थे कि अब पिताजी तो आपके साथ है नहीं, तो आप कितने दिन अकेली रहेंगी? क्यों ना आप हमारे साथ यहीं आकर रहें। अपने पुत्र की बात सुनकर सुनंदा जी बोली, बेटा आनंद, मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी कितनी चिंता है, बहुत ख्याल रखते हो तुम मेरा, परंतु यह बात भी किसी से छुपी नहीं है कि तुम्हारी पत्नी नेहा का व्यवहार मेरे लिए अच्छा नहीं है। तुम्हारे बाबूजी की पेंशन तो मुझे मिलती ही है और इस उम्र में मैं सम्मान से जीना चाहती हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मुझे यहीं रहने दो। माँ के मुंह से पेंशन की बात सुनकर आनंद का दिमाग ठनका और सोचने लगा कि कहीं नेहा पेंशन के पैसों के लालच में तो उसकी माँ को अपने पास नहीं बुला रही। नहीं नहीं, नेहा इतनी भी बुरी नहीं हो सकती। अपने मन को समझाते हुए आनंद अपनी माँ से कहने लगा, माँ, आपके अकेलेपन में मैं आपका साथ देना चाहता हूँ। मैं भरोसा दिलाता हूँ कि यहाँ आपकी इज्जत में कोई कमी नहीं होगी। और जहाँ तक सवाल है आपकी बहू का, तो यह आपकी बहू की ही सोच है कि अब हमें आपका ध्यान रखना चाहिए। उसका व्यवहार बिल्कुल बदल गया है, अब उसे आपकी चिंता होती है। बेटे की बात सुनकर सुनंदा जी बोली, बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो अच्छा है, कम से कम उसने मेरे बारे में सोचा तो सही। इससे ज्यादा एक बूढ़ी माँ और क्या मांगती है। फिर आनंद बोला, माँ, अब यह तय हो गया कि आप हमारे साथ ही रहेंगे। आखिर आपको भी तो अपने पोते पोती के साथ समय बिताने का मौका मिलना चाहिए। फिर उन्हें भी तो आपकी ज़रूरत है। दादा दादी ही तो पोता पोती को संस्कार दिया करते हैं। आनंद की बातें सुनकर नेहा भी अपने कमरे से बाहर आ गई और आनंद से फ़ोन लेते हुए बोली, माँ जी, हमें भी अपनी सेवा का मौका दीजिए। आप खुद ही सोचिए, लोग क्या कहेंगे कि बेटा बहू के होते हुए भी माँ को अकेला छोड़ रखा है। आखिर अपने तो अपने ही होते हैं। इस समय अपने काम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा।
नेहा की मीठी बातें सुनकर सुनंदा जी के मन को तसल्ली हुई और उन्होंने अपने बेटे बहू के साथ रहने के लिए हाँ कर दी। सुनंदा जी से फोन पर बात करने के 2 दिन बाद ही नेहा और आनंद उनके घर पहुंच गए और सुनंदा जी को अपने साथ ले जाने के लिए तैयारी करने लगे। जो भी कीमती सामान था उसे संभाल कर नेहा अपने पति से कहने लगी, माँ बाबूजी के जितने भी जरूरी कागजात होंगे वह सब साथ ले चलिए। मैं तो कहती हूँ कि इस मकान को भी किराए पर चढ़ा देते हैं ताकि साफ सफाई भी होती रहेगी और आमदनी भी होती रहेगी। नेहा की बात सुनकर आनंद ने कहा, इसका फैसला मैं नहीं कर सकता, केवल माँ ही तय करेगी कि उन्हें घर का क्या करना है। आखिर यह सब उन्हीं का है। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि उनका बुढ़ापा सुख में बीते और पूरे सम्मान के साथ बीते। नेहा की बात पर सुनंदा जी ने भी सहमति जताई और मकान को किराए पर दे दिया। मकान बड़ा था इसलिए किराया भी अच्छा खासा मिल रहा था। आखिरकार सुनंदा जी नेहा और आनंद के साथ शहर में उनके घर में आ गई। सुनंदा जी का जीवन एकदम से बदल गया। उन्हें लगा कि जैसे पति के साथ साथ उनके 50 साल की जमी जमाई गृहस्थी भी छूट गई और अपना घर गांव था तो आस पड़ोस और सहेलियां भी हर सुख दुख में साथ रहते थे, परंतु यहाँ शहर में उन्हें एक अधूरापन लगता था। लेकिन फिर भी अपने बेटे बहू और पोता पोती का साथ पाकर वह खुश थी। कुछ दिनों तक तो सब कुछ अच्छा चलता रहा। सुनंदा जी की खूब सेवा होती थी। उनका पोता मोनू भी दादी दादी करते नहीं थकता था। अपनी दादी का साथ पाकर मोनू भी बहुत खुश रहने लगा था और सुनंदा जी 1 साल की अपनी नन्ही पोती को भी संभाल लिया करती थी। सुनंदा जी ने आते ही घर का सारा काम संभाल लिया था और हर काम में बहू की मदद भी कर दिया करती थी। उधर धीरे धीरे नेहा ने अपने घर के कामों से पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया। अक्सर नेहा टीवी देखती रहती और शरीर में दर्द का बहाना बनाकर आराम करने लगती और दिन भर खाना बनाने से लेकर बर्तन साफ करने तक का सारा काम सुनंदा जी को ही करना पड़ता था। ऊपर से कोई न कोई फरमाइश भी कर देती कि माँ जी आपके हाथ का बैगन का भरता बहुत अच्छा बनता है, आज बहुत मन कर रहा है, क्या आप बना देंगे? सुनंदा जी इस काम में भी कोई आलस नहीं करती थी। इस बात से उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती थी। एक दिन जब काम वाली बाई ने न आने के कारण सुनंदा जी पूरे घर की साफ सफाई कर रही थी और नेहा टीवी देखने में मस्त थी। सफाई करते करते सुनंदा जी ने देखा कि नन्ही गुड़िया अचानक फर्श पर फिसलकर गिर गई और रोने लगी। सुनंदा की भागी हुई आई और उसे उठाकर अपने गले से लगा लिया। यह देखते ही नेहा ने टीवी बंद करते हुए जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, माँ जी आपने बिना हाथ धोए गुड़िया को कैसे ले लिया? आपको पता है ना इससे इन्फेक्शन हो जाता है। इतना कहते हुए उसने अपनी गुड़िया को उठाया और कमरे में चली गई। सुनंदा जी बड़ी हैरानी भरी नजरों से अपनी बहू को देखते ही रह गई। उस दिन के बाद बहू ने कभी अपनी नन्ही गुड़िया को दादी के पास तक नहीं आने दिया। आए दिन नेहा उनके काम में कोई न कोई कमी निकालने लगती। यही बातें सुनंदा जी को अंदर ही अंदर खाने लगी थी। आनंद को कभी कभी मन ही मन महसूस होता कि उनकी माँ को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। इसलिए उसने अपनी पत्नी से भी कहा कि माँ की उम्र हो गई है, इसलिए उनसे ज़्यादा काम मत करवाया करो, अब उनके आराम करने के दिन हैं। इस पर नेहा बोली, माँ जी को इस उम्र में और क्या काम है, पूरे दिन तो खाली बैठी रहती है। थोड़ा बहुत हाथ पैर चलते रहेंगे तो उनके लिए ही अच्छा है। और फिर मैं कौन सा उन्हें कोई बड़ा काम करने को कहती हूँ।
घर का थोड़ा बहुत काम ही तो करती हैं। उसकी यह बात सुनकर आनंद चुप रह गया। सुनंदा जी ने बेटा बहू की यह बातें सुन ली थी, लेकिन वह उनसे कुछ नहीं कहती, क्योंकि वह दोनों के बीच कलह का कारण नहीं बनना चाहती थी। एक दिन जब आनंद अपने ऑफिस के लिए निकल रहा था, तो सुनंदा जी ने उसे अपनी टूटी हुई चश्मा को ठीक करवाने के लिए बोला, बेटा यह चश्मा कई दिनों से टूटी हुई है, इसको ठीक करवा कर रात को लेते आना। आनंद हाँ में सर हिलाकर चला गया। उस समय तो उनकी बहू नेहा ने उन्हें कुछ नहीं कहा, मन महसूस कर रह ली, लेकिन पति के जाने के बाद वह सुनंदा जी से कहने लगी, माँ जी बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, आपके आने के बाद हमारे खर्च बढ़ गए हैं, लेकिन आपके बेटे की तनख्वाह तो उतनी ही है, इस मकान की किस्त भी जाती है, तो क्यों ना आप गांव वाले मकान का किराया और बाबूजी की पेंशन हमें दे दिया करें, ताकि हम इस मकान की किस्त चुका सकें। बहू की बातें सुनकर सुनंदा जी मन ही मन सोचने लगी कि मैं भी कितनी बेवकूफ़ थी। अपनी बहू को इतनी अच्छी तरह से जानते हुए भी मैं सोच भी कैसे लिया कि मेरी बहू के व्यवहार में परिवर्तन हो गया है और वह मुझे बुढ़ापे में इज्जत भरी जिंदगी देकर मेरी सेवा करेगी। परंतु फिर उनके मन में ख्याल आया कि यदि बेटे को पैसों की ज़रूरत है तो देने में कोई बुराई नहीं है, इसलिए उन्होंने मकान का किराया और पेंशन देने के लिए हाँ कर दी। एक दिन सुनंदा जी घर की बालकनी में बैठी हुई थी। बालकनी से सामने वाले पार्क दिखता था। कई बार सोचती थी कि थोड़ी देर के लिए टहल कर आ जाऊं, परंतु घर के काम से फुर्सत नहीं मिल पाती थी, इसलिए जा नहीं सकती थी। परंतु आज बहू की तीखी बातों से उनका हृदय छलनी होता जा रहा था, इसलिए बिना काम के परवाह किए शाम के समय पार्क में टहलने चली गई और शाम के 7:30 बजे के करीब घर वापस आई। आकर देखा तो बहू किसी से फ़ोन पर बातें कर रही थी और फ़ोन में इतनी मशहूर थी कि उसे किसी की आने की आहट भी नहीं सुनाई दी। इस समय नेहा की आवाज़ आ रही थी। वो हंसते हुए अपनी माँ को फ़ोन पर कह रही थी, अरे माँ, मेरी प्यारी माँ, आपका आइडिया तो काम कर गया। अब तो घर का सारा काम मेरी सास ने ही संभाल रखा है, खाना बनाने से लेकर बर्तन धोने तक, यहाँ तक कि कपड़े धोने का काम भी मेरी सास ही कर देती है। अब मुझे कुछ भी काम नहीं करना पड़ता है, और तो और गांव वाले मकान का किराया और बाबूजी की पेंशन भी अब मेरे हाथ में आने लगी है। आपकी बेटी की तो अब ऐस ही ऐस है। बहू की बातें सुनकर सुनंदा जी हैरान रह गई। वह अंदर तक टूट चुकी थी। आज उन्हें अपना घर छोड़कर शहर में आने का पछतावा हो रहा था। एक दिल तो किया कि वापस अपने गांव वाले मकान में चली जाऊं, परंतु मकान तो किराए पर चढ़ चुका था, जिसका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। उदास होकर सुनंदा जी सोचने लगी, क्या मेरा इस घर में यही महत्व था? क्या बुढ़ापे में मेरी जिंदगी का केवल इतना ही वजूद है? क्या मेरी हैसियत महज एक काम वाली बाई जितनी है? अब तक मैं केवल बहू की सहायता के लिए ही घर का काम कर दिया करती थी, लेकिन वह मेरे बारे में ऐसा सोचती है, इसकी तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सुनंदा जी का मन उदास सा रहने लगा। भले ही उनकी उम्र हो गई थी, लेकिन जीवन के प्रति उनके मन में उमंग थी, परंतु केवल बहू को तकलीफ ना हो, यह सोचकर उन्हें स्वयं को घर तक सीमित कर लिया था। लेकिन आज उन्होंने सोच लिया था कि अब वह अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना शुरू करेगी। अब सुनंदा जी रोजाना पार्क जाने लगी थी और काफ़ी लोगों से जान पहचान भी कर चुकी थी। एक दिन पार्क में ही उन्हें पड़ोस में रहने वाली मीरा मिली। मिलनसार स्वभाव की सुनंदा जी तुरंत ही उससे घुल मिल गई।
बातों ही बातों में मीरा ने बताया कि उसकी सास की मृत्यु 1 महीना पहले ही हुई थी। उसके बच्चे अभी छोटे हैं, आसपास कोई डे केयर भी नहीं था, इसलिए उन्हें कहीं छोड़ने का हिसाब नहीं बन पा रहा था, जिस कारण वह 1 महीने से नौकरी पर नहीं जा पा रही थी। इस सब के कारण मीरा काफ़ी परेशान थी। उसकी बात सुनकर सुनंदा जी ने कहा, बेटा, अगर ऐतराज ना हो तो मैं तुम्हारे बच्चों को संभाल सकती हूँ। मीरा ने पूछा, आप कहाँ रहती हैं? आप कौन हैं? तभी सुनंदा जी ने मुंह से एकदम निकला, मैं सुनंदा हूँ और मैं सामने वाली बिल्डिंग में रहती हूँ। मैं नेहा की सास हूँ। मेरा बेटा आनंद एक कंपनी में काम करता है। सुनंदा जी से बात करके तो जैसे मीरा की मुराद ही पूरी हो गई और सुनंदा जी अपने जीवन को नई दिशा देना चाहती थी और लोगों से मिलजुल कर उन्हें अच्छा लगता था, इसलिए उन्होंने यह काम करने का मन बना लिया। अगले दिन ही मीरा अपने दोनों बच्चों को सुनंदा जी के पास छोड़कर नौकरी पर चली गई। सुनंदा जी जब बच्चों को अंदर लेकर आई तो नेहा यह सब देखकर हैरान रह गई और उन बच्चों के बारे में पूछने लगी। तो सुनंदा जी ने कहा, बहू, यहीं पड़ोस में मीरा रहती है। यह दोनों बच्चे उसी के हैं। दरअसल उसके घर में बच्चे संभालने के लिए कोई नहीं है, जिस कारण वह नौकरी पर नहीं जा सकती थी और मेरा भी दिन भर मन नहीं लगता था, बोर हो जाती थी। इसलिए सोचा कि मैं इन दिनों बच्चों को संभाल लेती हूँ, मेरा समय भी अच्छे से बीत जाएगा और कुछ पैसे भी आ जाएंगे। अपनी सास की बात सुनकर नेहा भड़क उठी। माँ, आप बिना मुझसे पूछे मेरे घर में यह सब कैसे कर सकती हैं? यह शहर है, आपका गांव नहीं। यहाँ यह सब नहीं चलता। जहाँ से लाई हैं वहीं छोड़ आओ इन बच्चों को। लेकिन बहू, बहुत समय से मेरी इच्छा थी कि मैं अपना कोई काम शुरू करूं, लेकिन अभी मौका ही नहीं मिला। लेकिन आज जब पता चला कि आसपास कोई डे केयर नहीं है तो मैंने सोचा कि क्यों न मैं यह काम शुरू करूं। मैं अपनी एक पहचान बनाना चाहती हूँ। सुनंदा जी की बात सुनकर उनकी बहू हंसते हुए बोली, माँ जी, पहचान बनाने के लिए आपकी उम्र ही कितनी बची है? बुढ़ापे में यह सब हरकतें शोभा नहीं देती। लोगों के बच्चों की देखभाल कर रही हैं, यदि आपको कुछ हो गया तो आपकी देखभाल कौन करेगा? हमसे तो उम्मीद बिल्कुल मत रखिएगा। अपनी बहू की कड़वी बातें सुनकर सुनंदा जी ने कहा, ठीक है, यदि तुम्हें पसंद नहीं है तो कल से इन बच्चों को नहीं लाऊंगी, लेकिन यह बच्चे आज तो यहीं रहेंगे। नहीं माँ जी, मैं इन्हें आधे घंटे के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप अभी के अभी इन्हें ले जाइए। बहू की बातें सुनकर सुनंदा जी उन बच्चों को लेकर पार्क में चली गई। बच्चे पार्क में खेलते रहे। दोपहर को जब मीरा घर वापस आई तो सुनंदा जी ने उन बच्चों को उनके घर पर छोड़ दिया। घर पहुंचकर अपनी बहू की बातें सोच सोच कर सुनंदा जी की आंखों से आंसू बहने लगे और अपने कमरे में जाकर अपने पति की तस्वीर के सामने बैठ गई। आज वह खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी, इसलिए अपने पति की तस्वीर से ही बातें करने लगी। क्या इस उम्र में मैं अपनी पहचान नहीं बना सकती? बुढ़ापा आ गया है तो इसका मतलब यह तो नहीं कि अपनी मृत्यु का इंतजार करूं। ऐसा कहते हुए वह अपने पति की तस्वीर को निहारने लगी। अचानक उन्हें लगा कि जैसे उनके पति उन्हें हिम्मत दे रहे हैं। इस समय एक उमंग उनके मन में जागी और उन्होंने ठान लिया कि अब तो वह यहीं रहकर अपने जीवन को सार्थक बनाएगी और अपनी बहू को दिखा देगी कि उम्र ज्यादा होने से जीवन खत्म नहीं हो जाता। रात को जब सुनंदा जी का बेटा आनंद ऑफिस से लौटा तो सुनंदा जी ने उसे अपनी योजना के बारे में बताया। आनंद को अपनी माँ की इच्छा जानकर बहुत खुशी हुई। अपनी माँ की बात को आनंद ने तुरंत स्वीकृति दे दी। तभी नेहा बोली, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि इस उम्र में माँ को काम शुरू करने की क्या ज़रूरत है।
अगर करना ही है तो घर पर बैठकर घर का काम करें। अपनी पत्नी को जवाब देते हुए आनंद ने कहा, नहीं, माँ जी को जो इच्छा है वो ही करेंगे। माँ, मैं कल ही आपके लिए एक जगह का इंतजाम करवाता हूँ। ऐसा कहकर आनंद चला गया और अपनी बहू नेहा को गुस्से में देखकर सुनंदा जी बोली, बहू, किसी की घर की नौकरानी बनने से अच्छा है कि जिस काम को करने की मेरी इच्छा हो मैं वह काम करूं। बूढ़े होने का मतलब यह कतई नहीं कि इंसान की कोई औकात ही नहीं रह जाती। कल तक तुमने मेरी जिंदगी के साथ वह किया जो तुम करना चाहती थी, लेकिन आज के बाद मेरी जिंदगी कैसे चलेगी उसका फैसला मैं करूंगी, तुम नहीं। इतना कहकर सुनंदा जी पार्क में चली गई। अपनी सासू माँ के मुंह से यह बातें सुनकर नेहा हैरान खड़ी रह गई। अगले ही दिन समिति के एक फ्लैट को आनंद ने अपनी माँ को किराए पर ले लिया और सुनंदा जी रोज सुबह तैयार होकर वहाँ चली जाती थी। मीरा अपने बच्चों को सुनंदा जी के पास एक फ्लैट में छोड़ जाती, जहाँ मीरा भी निश्चित होकर नौकरी पर जाने लगी थी। वहीं बच्चे भी सुनंदा जी के साथ बहुत खुश रहते थे। मीरा के बच्चों को देखकर सोसाइटी के अन्य माता पिता भी सुनंदा जी को कहने लगे कि आप हमारे बच्चों को भी अपने पास रख लें। इस तरह 8 से 10 बच्चे और आने लग गए। सुनंदा जी ने अपनी सहायता के लिए एक महिला को भी रख लिया जो भाग दौड़ का काम संभाल लेती थी, साफ सफाई भी कर देती थी और बच्चों को खाना भी गर्म कर देती थी। देखते ही देखते सुनंदा जी के पास सोसाइटी के और भी माता पिता ने अपने बच्चों को छोड़ना शुरू कर दिया। सुनंदा जी का काम इतना बढ़ गया कि उन्हें फ्लैट के सामने वाला फ्लैट भी किराए पर लेना पड़ा। देखते ही देखते 100 से भी ज़्यादा बच्चे सुनंदा जी के पास आने लगे। सुनंदा जी ने 4 और महिलाएं अपने डे केयर के लिए रखी। सुनंदा जी के पास काम करने वाली सभी महिलाएं बहुत खुश थी कि उन्हें भी काम करने के लिए एक अच्छी जगह मिल गई है और आमदनी भी शुरू हो गई है। समय बीतता जा रहा था और सुनंदा जी के पास हर रोज उनकी सोसाइटी के आसपास बनी अन्य सोसाइटी के भी कितने ही माता पिता उनके भी बच्चों को रखने के लिए गुजारिश करने लगे, लेकिन जगह के अभाव में सुनंदा जी को मना करना पड़ता था। जब यह बात आनंद को मालूम पड़ी तो उसने सोसाइटी के मार्केट में बने एक बहुत बड़े हॉल को किराए पर ले लिया। वह जगह इतनी बड़ी थी कि एक समय में वहां 200 से ज़्यादा बच्चे खेल सकते थे। सुनंदा जी ने फ्लैट से अपना डे केयर उस नई जगह पर शिफ्ट कर लिया और जगह के अभाव की वजह से जिन माता पिता को मना कर दिया था उन सबको फ़ोन करके उनके बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी भी उन्होंने ले ली। सुनंदा जी पूरी सोसाइटी में अपनी एक अलग पहचान बना चुकी थी। उनकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई कि आसपास की समिति के लोग भी उन्हें सम्मान देने लगे थे। एक दिन नेहा किसी काम से सुनंदा जी के पास डे केयर पर गई तो वहां उसे मीरा मिली जो अपने बच्चों को लेने के लिए आई थी। मीरा ने पूछा, अरे आपको पहले तो यहाँ नहीं देखा, आप कहाँ रहती हैं? तब नेहा बोली, मैं इस डे केयर की संचालक सुनंदा जी की बहू हूँ। मीरा के दिमाग में अचानक लगभग 1 साल पहले पार्क में सुनंदा जी से हुई बात घूम गई, जब सुनंदा जी ने कहा था कि मैं नेहा की सास हूँ, जिनका अपना परिचय इस शहर में केवल उतना ही था, लेकिन 1 साल में ही वह परिचय बदल गया था। आज उनकी बहू को अपने परिचय के लिए सुनंदा जी के नाम की ज़रूरत थी। आज सुनंदा जी ने साबित कर दिया था कि उम्र तो केवल एक नंबर है और यदि जीवन को नई दिशा देने का जज्बा मन में हो तो सारी मुश्किलें छोटी पड़ जाती है। और यदि आज के युवा पीढ़ी सुनंदा जी के बेटे आनंद की तरह अपने बुजुर्गों का साथ दे तो वह भी प्रेरणा की नई मिसाल कायम कर सकते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी
कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं। कहानी को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।